जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से GNU एकेडमी पर। आपके अपने परिवार GNU एकेडमी पर आपका फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आज से आपका फिर ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ यहाँ। तो साथियों, बिना देरी किए हुए साइंस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं वो आपके साथ प्रैक्टिस सेट में लेके आया हूँ। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है ये हमारा, और बाकी के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 4 तक हमारे हो चुके हैं। तो जाइए और फटाफट प्लेलिस्ट पे विजिट कीजिएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर वो चारों प्रैक्टिस सेट आप जाके देखिएगा, जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं यहाँ। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए आइए एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार GNU एकेडमी पर। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए चलते हैं सीधा डायरेक्ट क्वेश्चनों पर और अपने प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, RRB ग्रुप डी टॉप 20 साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम में यानी कि 20 क्वेश्चन आपके साइंस से रिलेटेड पूछे ही जाएंगे। तो 20 क्वेश्चनों के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं। 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो 20 क्वेश्चनों की आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज चलाई जा रही है, किसकी? साइंस की। ठीक है, इंपॉर्टेंट सीरीज़ किसकी है? साइंस की 20 क्वेश्चनों की। कोई बात नहीं होगी, कोई चीत नहीं होगी, आप सीधा डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चनों पर बिना देरी किए हुए। दोस्तों, आपसे पहले ही इसमें बता दे रहा हूँ, प्लीज़ अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। और प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारी जो प्रैक्टिस सेट है आपको कैसा लगा, आपके लिए यानी कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है या नहीं है, क्या है। तो प्लीज़ हमें अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँ। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं बिना देरी किए। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके बिल्कुल स्क्रीन के सामने लिखा है, एक बार ज़रूर पढ़ें और आंसर करने की कोशिश करें। फटाफट देखिएगा। क्वेश्चन में लिखा है, दही बनाने में बैक्टीरिया सहायक है। यानी कि 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है कि दही बनाने में इनमें से कौन सा बैक्टीरिया है जो इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। यानी कि दही बनाने में जब हम लोग क्या करते हैं, दही बनाते हैं, तो इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ जो है बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइल्स जो बैक्टीरिया है, ये आपका कैसा है? दही बनाने में बिल्कुल सहायक है। दही इसी की वजह से क्या होता है, हमारा दही जमता है। ठीक है, आई होप, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा कि दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि एक यूकैरियोटिक कोशिका में एक नाभिक सहित झिल्ली मेम्ब्रेन में बंधे अंग होते हैं जो कोशिकीय प्रतिक्रियाओं को में कार्य करने की सहायक है। यानी से 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सी कोशिकीय प्रतिक्रिया करने में सहायक है। तो देखो, 4 ऑप्शन आपको दिए गए, बिल्कुल मिलते जुलते ऑप्शन है। आपको घबराने की चिंता नहीं करना है, बस एक बार ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ें और आंसर करने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपके लिए हो सकता है नए क्वेश्चन है आपके लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। आपने हो सकता है पहली बार देखो, लेकिन कोई घबराने की चिंता नहीं है। मैं आपको आंसर बताता हूँ कि इसमें से जो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका कैसा हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। जो अलगाव है, वो इसमें क्या करता है? इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, बिल्कुल सही जवाब हो गया। क्वेश्चन आंसर नंबर पहला क्या आपका? अलगाव, बिल्कुल आपका यहाँ सही आंसर होता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए, बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, खाने के बाद, बहुत ही ध्यान से पढ़ें, कि खाने के बाद पेट में होने वाली एसिडिटी को इसे लेने में ख़त्म किया जा सकता है। यानी जो हम खाना खा लेते हैं उसके बाद जो पेट में एसिडिटी वगैरह जो गैस बनती है, वो इनमें से क्या चीज़ लें जिससे वो क्या हो जाए? ख़त्म हो जाए। 4 ऑप्शन है आपका, नींबू का रस, सब्जियां, या फिर बेकिंग सोडा, या फलों का रस। चारों ऑप्शनों में से बताना है इनमें से कौन सी चीज़ हमें लेनी चाहिए जिससे खाने के बाद हमारे पेट में जो एसिडिटी बनती है वो क्या हो जाए? बिल्कुल सही हो जाए। ठीक है, तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है, तीसरा ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? यहाँ सही जवाब होता हुआ नज़र आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? यानी बेकिंग सोडा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि खाने के बाद आपको क्या करना है? बेकिंग सोडा, अगर आपके पेट में एसिडिटी वगैरह कुछ बन रही है तो आप क्या करेंगे? बेकिंग सोडा लेंगे और उससे जो क्या हो जाएगी? आपकी एसिडिटी जल्द से जल्द सही हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल क्या हो गया? राइट आंसर होता हुआ नज़र आ गया। ठीक है, चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आप लोग कोई भी बुक्स उठा के देख लीजिए, कोई प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए। RRB ग्रुप डी की एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलता हूँ बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, हमारे भोजन में, यानी कि हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है। यानी जो हम भोजन करते हैं उसमें नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है, ये बताया गया आपको। ये पूछा गया है कि हमारे जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बड़े बड़े ऑप्शन हैं, ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन लिखा है यह दृष्टि में सुधार करता है। दूसरा ऑप्शन है यह ऊंचाई हासिल करने में मदद करता है। तीसरा है यह हड्डियों के निर्माण में मदद करता है। चौथा है यह थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है। चारों ऑप्शन बहुत ही मिलते जुलते ऑप्शन है। कृपया बताइए इनमें से कौन सा जो हम नमक खाते हैं, सब्जी खाते हैं, भोजन खाते हैं, भोजन में नमक होना क्यों ज़रूरी है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ आपका जो चौथा होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में क्या लिखा है, यानी कि यह थायराइड ग्रंथियों में संचालन में मदद करता है। यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलता हूँ बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, इमली में मौजूद अम्ल का नाम बताइए। आप लोगों ने सभी ने इमली तो खाई होगी, इमली बहुत अच्छी भी लगती है, खट्टी खट्टी महसूस होती है। तो इमली में पूछा गया इमली में कौन सा अम्ल होता है, उस अम्ल का नाम बताना है कि इमली में कौन सा अम्ल होता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, एमिनो अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल। इमली में बताना है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बताइए कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में जो दोस्तों अम्ल पाया जाता है, यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है टार्ट्रिक एसिड, यानी कि आपका टार्ट्रिक एसिड बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, यानी कि टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखना कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। और बाकी के ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं कि एमिनो अम्ल और लैक्टिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल, ये आप भी पढ़ के जाना है कि ये अम्ल किस चीज़ में पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हम अभी प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं तो हम ये बताएंगे आपको, परेशान मत होइएगा। लेकिन अभी के लिए बस मैं क्वेश्चनों पर बात करूंगा कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज के बाहर रखा जाए, यानी कि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज के बाहर रखा जाए। पूछा क्या गया है, दूध है जो उसको ग्रीष्म काल का मतलब है कि यहाँ गर्मियों में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, जिसका कारण है। यानी गर्मियों में अगर दूध को बाहर रखते हैं तो वो खट्टा क्यों हो जाता है, इसका क्या कारण है, ये पूछा गया आपको। चलिए तो बताइए, 4 ऑप्शन आपको दिए गए, बहुत ही मिलते जुलते ऑप्शन है। कृपया करके अच्छे से पढ़ें, उसके बाद जवाब करने की कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या रहने वाला है यहाँ। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ आपको दिख रहा है कि यहाँ जो कुछ ऑप्शन नंबर 3 है ये आपका सही जवाब होता हुआ नज़र आ रहा है। कि ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है कि लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण, यानी लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का क्या हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है। इसलिए क्या हो जाता है, ग्रीष्मकालीन में दूध अगर फ्रिज से बाहर रख दो वो कैसा हो जाता है, खट्टा खट्टा सा हमें लगने लगता है। तो यहाँ ऑप्शन आपका 3 ऑप्शन, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, यानी आप ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर आपका। आप किस ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 के साथ आप क्या करेंगे, अपना वोट डाल देंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही वही जोश जुनून अंदाज के साथ में, वही जोश के साथ में अपनी प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर रहा हूँ। और आपकी जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक मैं आपकी डेली प्रैक्टिस सेट चलाता रहूँगा। तो ये आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए ही नहीं बल्कि वनडे हर एक एग्ज़ाम के लिए, एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, इंडियन आर्मी, जीडी, नेवी क्लर्क, यानी सभी के लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से रोल निभाने वाला है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ ये सभी एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम में क्या किए जाते हैं, पूछे ही जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में जो लिखा है एक बार पढ़िए और आंसर करने की कोशिश करें, फटाफट ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन नंबर 7 को। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यानी आपसे पूछा है इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ध्यान से रखना, नहीं और हाँ में क्या अंतर होता है। यानी कि इसमें पूछा है इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ऑप्शन 4 दिए, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन। यानी कि 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से इन 4 ऑप्शन में से कौन सी एक जो गैस है जो ग्रीन हाउस की गैस नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ चलेंगे हम, किस ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। यहाँ जो ऑप्शन आपका 2 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, आर्गन विल बी द आपका गैस हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। यानी कि आर्गन जो गैस है वो आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये आपकी कौन सी गैस है, ये आपकी नोबल गैस है। दोस्तों कौन सी बोल है,
कौन सी गैस है, नोबल गैस है, यानी कि आदर्श गैस है आर्गन। और बाकी के कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन, ये आपकी ग्रीन हाउस गैस की कैटेगरी में चली जाएंगी। ठीक है, चलिए यहाँ तो आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के सामने, बिल्कुल एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ें और आंसर करने की बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, आंसर करने की अच्छी सी कोशिश करें। लिखा है प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधे में होने वाली गति क्या कहलाती है। प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधे में होने वाली गति क्या कहलाती है, आपसे ये पूछा गया है। उद्दीपन के कारण पौधे में होने वाली गति क्या कहलाती है, यानी कि जब प्रकाश पौधे पर पड़ता है तो पौधा क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है, यानी कि अपने अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करता है। तो ये आपकी कौन सी गति कहलाती है, श्वसन कहलाता है या फिर गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है या प्रकाशानुवर्तन कहलाता है, गुरुत्वीय अनुचलन कहलाता है। 4 ऑप्शन बहुत ही मिलते जुलते और बहुत ही ज़बरदस्त, शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ एक बार देखें और ध्यान से आंसर करने की कोशिश करें। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर, आपका सही आंसर होता हुआ नजर आ रहा है कि ऑप्शन नंबर 3 लिखा है प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन का मतलब होता है फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है जब पौधे क्या करते हैं, यानी कि पौधों पर क्या होती है, लाइट पड़ती है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस क्रिया से अपने क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, जिससे कि पौधे क्या करते हैं, अपने आप की गति प्रदान कर लेते हैं और बढ़ने लगते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छी रूप से समझ में आ चुका है। यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही जवाब होता हुआ नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका कैसा हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है जब बल, यानी कि बल की बात करी गई है, कोई भी बल हो सकता है, जब बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति के विरुद्ध करता है तो उसे क्या कहते हैं। यानी कि ये पूछा गया जब, यानी कि दो सतहें हों उनके बीच, जैसे मान लीजिए ये आप खड़े हो, ये आप खड़े हो यानी कि, और ये रोड है, तो आप अगर इधर की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपके जो पैरों के बीच में इधर साइड जो बल लगेगा उस बल को क्या कहेंगे, ये पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि जब हम क्या करते हैं, किसी रोड पर, सड़क पर मूव करते हैं तो हमारे पैरों को और रोड यानी सड़क के बीच में जो लगने वाला बल, उसे हम घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, घर्षण बल की कैटेगरी में घर्षण बल को, यानी कि हम क्या करेंगे, ऑप्शन 4 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है जल मिश्रित एसिटिक अम्ल आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। यानी कि एसिटिक जो अम्ल होता है, अगर ये जल में मिलाया जाए तो ये किस नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ये पूछा है आपसे, जल मिश्रित एसिटिक अम्ल को अगर पानी में, जल में मिला दिया जाए तो ये किस नाम से जाना जाएगा। तो 4 ऑप्शन दिए, नीला, विट्रियल, फिटकरी या फिर सिरका या फिर ओलियम। यानी 4 ऑप्शनों में से किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहेंगे। यानी कि ये पूछा गया है आपसे कि अगर एसिटिक अम्ल को जल में आमतौर पर मिला दिया जाए तो ये किस नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में देखा है सिरका, यानी आपका सिरका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर जल में एसिटिक अम्ल को मिला दिया जाए तो ये क्या कहलाया जाएगा, सिरका कहलाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलता हूँ। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको क्वेश्चन नंबर जो 10 तक सभी क्वेश्चन सही से समझ में आए हैं या नहीं। कृपया करके कमेंट बॉक्स में इतना ज़रूर बता दें कि सही से आपको क्वेश्चन में आप तक जो कंटेंट पहुंचा रहा हूं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए, या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 20 को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लेके आए हूँ आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइए, अपनी राय ज़रूर बताएं कि मुझे और क्या सुधार करने की कोशिश है। ठीक है, मैं अपने बड़े भाई, छोटे भाइयों मैंने से ये पूछना चाहूँगा कि मुझे बस आपके ही अपने परिवार में, यानी कि आपसे ये पूछ रहा हूँ मैं भी आपके परिवार का ही एक हिस्सा हूँ, तो मुझे बस आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। और प्लीज़ अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। चलिए तो मैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है दोस्तों, एक बार पढ़ें और बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है किस प्रकार का सूक्ष्म जीव टाइफाइड का कारण बनता है। यानी कि हमको जब टाइफाइड हो जाता है, यानी कि तबीयत हमारी ख़राब हो जाती है, जब टाइफाइड हो जाता है डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर जब चेकअप वगैरह करते हैं तो कहते हैं इनको टाइफाइड हुआ है। तो टाइफाइड किस जीवाणु की वजह से होता है, ये पूछा गया आपसे। ठीक है,
ऑप्शन दिए जीवाणु, यानी किसकी वजह से होता है, किस जीव की वजह, प्रोटोजोया या कवक या वायरस। इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि आपको जो टाइफाइड होता है वो किसकी वजह से होता है। ठीक है, तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर 1 है यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि जीवाणु की वजह से हमें क्या होता है, टाइफाइड होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिलविदा क्या हो जाएगा, यहाँ आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि टाइफाइड हमें किसके कारण होता है, किसके कारण बनता है, जीवाणुओं की वजह से बनता है। आशा करता हूँ आपको सही से समझ में आ गया होगा। चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है पैरामीशियम, यानी कि पैरामीशियम की बात करी गई है। यहाँ पैरामीशियम के द्वारा प्रजनन करता है, यानी कि पैरामीशियम जो होता है वो किसके द्वारा प्रजनन करता है, ये पूछा आपको। तो पैरामीशियम देखो लिखा है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, बीडिंग, जीवाणु निर्माण या कायिक प्रजनन या द्विखंडन। या पैरामीशियम की बात करी गई तो पैरामीशियम के लिए जो किस प्रकार से प्रजनन करता है, तो दोस्तों यहाँ जो ऑप्शन आपका बिलविदा कौन सा ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो पैरामीशियम होता है वो क्या करता है, द्विखंडन के द्वारा क्या करता है, प्रजनन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो पैरामीशियम है कि द्विखंडन के द्वारा क्या करता है, प्रजनन करता है। चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलता हूँ। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है, एक बार ध्यान से पढ़ें और उसके बाद आंसर करने की कोशिश करें, कोई जल्दबाजी नहीं है आपकी। यानी कि लिखा है वायुमंडल में ओजोन की कमी, वायुमंडल में ओजोन की कमी को से जोड़ा जाता है। यानी कि जो वायुमंडल में ओजोन की कमी है को किससे जोड़ा जाता है, ये पूछा गया आपको। ठीक है, वायुमंडल में जो ओजोन की कमी है वो किससे जोड़ा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो वायुमंडल में जो ओजोन परत है आपकी, ओजोन का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ओजोन का ये तो आपको फॉर्मूला हो गया O3। लेकिन जब ओजोन की जो मान लीजिए ये अपनी एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जो एक ऊपर से जो परत लगी हुई है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं, तो वायुमंडल में यानी कि ये मान ली इसके ऊपर जो ओजोन लेयर है, तो ओजोन लेयर में कभी कभी क्या हो जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं जो छोटे छोटे से। तो ये किस गैस के कारण होते हैं, ये पूछा गया है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा बिलविदा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में क्या बताया गया है, ऑप्शन नंबर 3 में बताया क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो एक गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसकी वजह से क्या हो जाती है, ओजोन परत में एक छिद्र हो जाते हैं जिसमें क्या हो जाती है, उसमें नुकसान हो जाता है ओजोन परत में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ बिल्कुल सही जवाब होता हुआ नजर आ रहा है कि ऑप्शन नंबर 3 बिलविदा आपका कैसा हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से वायुमंडल में ओजोन की कमी को यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करूँगा बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से रिकेट नामक बीमारी हो जाती है, किसकी कमी से रिकेट नामक बीमारी होती है, चलिए बताइए दोस्तों, किसकी कमी से रिकेट नामक की बीमारी हो जाती है। तो यहाँ देखिए ध्यान से पढ़ें, जो रिकेट नामक की जो बीमारी होती है दोस्तों वो होती है आपकी किसी विटामिन की कमी से। तो इनमें से कौन सा जो विटामिन है, विटामिन A B C D, यानी कि A B और D दिया गया, C तो नहीं दिया गया है। चार ऑप्शन में से देखिए, यानी कि चलो आपको एक हिंट दी जा रही है कि जो विटामिन की कमी से होती है रिकेट की बीमारी। अब विटामिन कौन सी विटामिन की कमी से होती है, तो इनमें से जो ऑप्शन आपका यानी कि ऑप्शन आपका बी कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में आप क्या हो जाएगी, विटामिन डी की कमी से क्या होता है दोस्तों, रिकेट की बीमारी हो जाती है। जब हमारे अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो रिकेट की बीमारी हो जाती है। अब हमें ये पता करना चाहिए कि विटामिन डी हमें मिलती कहाँ से। तो अगर आप क्या करेंगे, सनलाइट में यानी कि सूरज की किरणों में क्या करेंगे, आप अगर सनलाइट लेंगे तो आपको विटामिन डी प्रोवाइड हो जाएगी। यानी कि विटामिन डी से हम क्या कर देंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, रिकेट की कमी को हो सकता है दूर कर सके। ठीक है, वरना फिर डॉक्टर से परामर्श लेनी पड़ेगी। चलिए आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। आज बिना देरी किए हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पर 15 पर। 15 में क्या लिखा है, 15 क्वेश्चन में लिखा है कि दूध में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। दूध में ये पूछा गया है कौन सा अम्ल पाया जाता है दूध में। चलिए पढ़िए और एक बार बताइए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये आपके लिए। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये पूछा गया है। तो दूध में जो दोस्तों अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है, अब लोग बताइए दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों। दूध में जब बिल्कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और एस्कॉर्बिक अम्ल और टैनिक अम्ल। तो दोस्तों दूध में जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। ये तो सभी को पता होगा कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है,
लैक्टिक एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन यानी कि आंसर नंबर 2 आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बिना देरी किए हुए आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 16 पर बात करूँगा। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किस मात्रा के लिए इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। यानी कि 4 आपको मात्राएं दी गई, इनमें से किसके लिए आपको मीटर प्रति सेकंड का उपयोग किया जाता है। वेग के लिए, दूरी के लिए, संवेग या फिर त्वरण। यानी 4 ऑप्शन में से आपको बताना है किन में से मीटर प्रति सेकंड का यूज़ किया जाता है, यानी कि किसकी यूनिट है मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ जो ऑप्शन आपका चौथा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर चौथा में लिखा है त्वरण। यानी त्वरण के साथ आप क्या करेंगे, अपना वोट डाल देंगे। त्वरण जो है, त्वरण के साथ हम क्या करते हैं, मीटर प्रति सेकंड यानी कि क्या करते हैं, दूरी बटे समय का क्या करते हैं, यानी मीटर अपॉन सेकंड का उपयोग इकाई का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल कैसा हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि त्वरण की सर बीमा कैसे निकालते हैं। तो एक बार चलिए न्यू पेज से हम क्या करते हैं, आपको समझा देते हैं कि त्वरण की बीमा हम कैसे निकालते हैं। देखो, त्वरण का फॉर्मूला होता है, यानी एक्सीलरेशन बराबर होता है v इंटू एस। v इंटू एस, बी क्या है, यहाँ वेग है, और एस क्या आया है यहाँ सेकंड, यानी कि टाइम दिया गया है। एस का मतलब समय, v इंटू यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की फॉर्मूला होता है मीटर अपॉन मीटर प्रति सेकंड अपॉन ये जो एस है वो यहाँ आ जाएगी, यानी ये एस को हम क्या करेंगे, नीचे वन मान लेंगे। इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो ये आपकी किसकी निकल आई, यानी कि एक्सीलरेशन की आपकी क्या निकल आई, एक्सीलरेशन की यूनिट निकल आई। ठीक है, तो यहाँ हम किस ऑप्शन के साथ चले गए, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 के साथ चले गए। ऑप्शन नंबर 4 में लिखा था त्वरण, तो त्वरण आपका कैसा होगा, बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है दोस्तों, एक बार पढ़ें, आंसर करने की कोशिश करें। लिखा है शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। यानी शुष्क बर्फ की बात की गई, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। इनमें से कौन सी चीज़ है जिसका ठोस रूप क्या है, शुष्क बर्फ है। देखा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, ओजोन। यानी कि 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है, 4 ऑप्शन में से बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ जो ऑप्शन नंबर 1 के साथ आप क्या करेंगे, अपना वोट डाल देंगे, ऑप्शन नंबर 1 के साथ चले जाएंगे। शुष्क बर्फ है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ही रूप है। शुष्क बर्फ जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ही रूप है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अगर फॉर्मूले की बात करें तो CO2 इसका क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा CO2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पर 17-18 पे बात करता हूँ कुछ बिना देरी किए। 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि एसिड और क्षारकों का एक विशेष गुण एक दूसरे के गुणों को की उनकी क्षमता है। यानी कि 4 ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सी एक क्षमता है। एसिड और क्षारकों की एक विशेष गुण एक दूसरे के गुणों की उनकी एक क्षमता है। क्या क्षमता है सर, इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन बड़ी ध्यान से पढ़ें, लिखा है परिशोधित करने, या फिर क्रिस्टलित करने, या फिर निष्प्रभावित करने, या फिर अपनाने। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो 3 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा निष्प्रभावित करने। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 के साथ क्या कर देंगे, हम अपना वोट डाल देंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निष्प्रभावित करने की एसिड और क्षारकों की विशेष गुणता है, एक दूसरों के गुणों की निष्प्रभाविता करने की उनकी क्षमता है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी की हुए क्वेश्चन नंबर 19 पर बात करूँगा। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है कि ध्यान से पढ़ें और उसके बाद आंसर करने की कोशिश करें। 19 में लिखा है पके टमाटर और तरबूज उनका लाल रंग किससे प्राप्त होता है। यानी जो टमाटर और तरबूज वगैरह जो पक जाते हैं उनमें जो लाल रंग आ जाता है वो किसकी वजह से आता है। ठीक है, ये पूछा गया है। जो पके टमाटर और तरबूज होते हैं उसका जो लाल रंग होता है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यानी कि पहला दिया गया है बिलीरुबिन, मेलेनिन और लाइकोपीन और क्लोरोफिल। यानी कि जो पके टमाटर और तरबूज होता है उनमें जो लाल रंग आता है वो आता है दोस्तों लाइकोफिन की वजह से। किसकी वजह से आता है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 के साथ आप लोग चले जाएंगे कि लाइकोपीन की वजह से क्या हो जाता है, लाल रंग आता है तरबूज और टमाटरों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 20 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है, एक बार ध्यान से पढ़ें, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है। यानी कि आपको पूछी गई विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है, विद्युत आवेश किस में नापा जाता है। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज किस में नापा जाता है, इसकी इकाई क्या है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग ये तो इतना तो बता ही सकते हैं। और ये आपका यही आपका होमवर्क हो गया है।
ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपका SW भी हो जाएगा। ये इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और इसको चलो हम भी बता देंगे, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका जो ऑप्शन होगा, इसका जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है कूलम, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज की जो इकाई होती है वो क्या होती है दोस्तों, कूलम होती है। यानी कि यहाँ ऑप्शन आपका 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस RRB क्वेश्चन, मोस्ट प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट, यानी कि 5वीं प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी के 4 प्रैक्टिस सेट हमारे भी हो चुके हैं, जो आपको जाना है यूट्यूब पर चैनल पर GNU अकेडमी पर विजिट करके, और अपने प्लेलिस्ट में जाके आपको सभी प्रैक्टिस सेट देखने हैं। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखूँगा। बस अगर और अब आपको बताना है कि आपके आउट ऑफ 20 में से कितने क्वेश्चन यहाँ आए हैं, ये आपको बताना है। अगर आप 15 to 18 क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं तो आपका स्कोर बहुत ही अच्छा है। अगर आप 15 से नीचे स्कोर कर पा रहे हैं अपना, तो आपको बहुत अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हो मैं लेके आया हूँ बहुत ही लेवल के क्वेश्चन है। क्योंकि उसमें 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे होते ही हैं जो आपको इजी लग रहे होंगे, लेकिन बाकी के क्वेश्चन बहुत ही लेवल के क्वेश्चन हैं। आप ये मत समझना कि क्वेश्चन ऐसे ही हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको भी पता चल गया होगा क्वेश्चनों का मैंने लेवल क्या रखा हुआ है। आप परेशान मत हो, क्योंकि आपके साथ मैं जुड़ा हूँ और आप मुझ पर विश्वास करते हैं, और हम अपने भाई बहनों पर, छोटे भाइयों बहनों पर बस इतना ही चाहूँगा कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और अपने छोटे बड़े भाई बहनों को, अपने बड़े भाइयों बहनों को, छोटे बड़े भाई बहनों को, सभी को बताइए कि हमारे चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी को और भी मजबूत करें, जिससे कि हम आपको जो कंटेंट पहुंचा रहे हैं वो हमारा अच्छे से अच्छे कंटेंट मैं आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है, तो दोस्तों बस मैं आज के लिए इतना ही करूंगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 क्या हो चुका है, हम ख़त्म कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। और प्लीज़ हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको जो प्रैक्टिस सेट में RRB ग्रुप डी रेलवे एग्ज़ाम ग्रुप डी के लिए चला रहा हूँ वो आपको कैसे लगे हैं, और आप उससे सेटिस्फाई हैं या नहीं हैं। और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि हमारी आने वाली जो हमें भी मोटिवेशन मिलता रहता है कि हम अपने भाइयों बहनों तक, हमारे बड़े भाइयों बहनों तक जो हम कंटेंट पहुंचा रहे हैं वो सही और अच्छा पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ज़िंदगी में उतारते रहिए। लव यू, जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, लव यू, टाटा, बाय बाय, वंदे मातरम।